Bail provision under Section 438. What court will consider before granting anticipatory bail? कोर्ट क्या कंसिडर करेगा एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले? तो यहाँ पे चार चीजें हैं जो कोर्ट कंसिडर करेगा, पांच चीजें। पहली, द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एक्यूजेशन, यानी कि जो एलिगेशंस लगे हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल एलिगेशंस हैं, सीरियस एलिगेशंस हैं, हीनियस एलिगेशंस हैं, किस तरह का नेचर ऑफ ऑफेंस कमिट हुआ है, एलिज टू हैव कमिटेड हुआ है, वो सारी चीजें। ठीक है। पर्सन हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट, ये भी कोर्ट देखेगा कि प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है, प्रीवियसली इट है, ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हैबिचुअल ऑफेंडर हो, कोर्ट ये भी कंसिडर करेगा। तीसरी चीज, द पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस, कितनी पॉसिबिलिटी है एप्लीकेंट की कि वो भाग सकता है, एब्सकॉन्ड कर सकता है, एस्केप कर सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो एंटिसिपेटरी बेल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो कॉपरेट नहीं करेगा इंटरोगेशन में, केस में। इसलिए चौथी चीज, वेयर द एक्विजिशन हैज बीन मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजरिंग और ह्यूमिलेटिंग द एप्लीकेंट बाय हैविंग हिम सो अरेस्टेड। आजकल बहुत लोग फ्रिवोलस केसेस लॉन्च कर देते हैं, तो कोर्ट ये भी देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रिवोलस केस लॉन्च किया गया है किसी के अगेंस्ट, एप्लीकेंट के अगेंस्ट, और उसको इम्प्लीकेट करने के लिए फॉल्स केस में, ताकि उसका हैरेसमेंट हो सके, ह्यूमिलिएशन उसका हो सके, ओके, और लोगों के मेलिफाइड मोटिव्स अचीव हो सके, तो कोर्ट ये भी कंसिडर करता है। ओके। आफ्टर कंसिडरेशन द कोर्ट विल ईदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन, चाहे एडमिशन स्टेट पे रिजेक्ट करे या फिर आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज को के बाद रिजेक्ट करे, और इशू इंटरिम बेल फॉर ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, या फिर इंटरिम ऑर्डर को इशू कर दे फॉर द ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। ओके, इस इंटरिम ऑर्डर अगर कोई इशू होता है तो इस इंटरिम ऑर्डर के बेस पे जो पर्सन है उसको एक रिलीफ मिल जाएगी, एक उसको प्री अरेस्ट बेल मिल जाएगी। ओके, तो वो कोई भी एडवर्स एक्शन या कोर्सिव एक्शन जो पुलिस के द्वारा है वो उससे फॉर टाइम बिंग बच जाएगा टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। ओके, now application so rejected or not interim order has been passed by the high court or the sessions court, it shall be open for officer in charge of police station to arrest the applicant without warrant। यानी कि सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट जहां पे भी एंटिसिपेटरी बेल लगी है, अगर एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई या फिर कोई इंटरिम ऑर्डर उसमें पास नहीं हुआ, तो ऐसे केस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो फ्री हो जाते हैं उस एप्लीकेंट को अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट। ओके। 438, if we talk 438, when interim order is passed granting bail to applicant, accordingly a 7 days notice with copy of order is issued to the public prosecutor and superintendent of police, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन टू देम। यानी कि जब इंटरिम ऑर्डर पास हो जाता है ग्रांटिंग बेल टू द एप्लीकेंट, तुरंत ही 7 days का नोटिस इशू कर दिया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को विद द कॉपी ऑफ द इंटरिम ऑर्डर। ये कोर्ट ये सीख करता है उनका रिप्लाई, उनका काउंटर सीख करता है, और उन्हें एज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाता है। Now, presence of applicant is necessary at time of final hearing of the application and passing of final order। और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोई एप्लीकेशन लगाई है कि एप्लीकेंट को भी प्रेजेंट होना चाहिए इन पर्सन, तो भी एप्लीकेंट को फाइनल हियरिंग पे जब फाइनल ऑर्डर पास किया जाना है उस दिन फिजिकली अपीयर होना जरूरी है। Now coming on to section 439, section 439 बात करता है स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट फॉर बेल। ओके, now high court or court of session may direct any person to be released on bail and is in custody, any condition imposed by magistrate while when releasing any person on bail be set aside or modified by the said courts। यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा बेल जब दी जाती है तो उसमें कोई भी कंडीशंस अगर इम्पोज की गई हैं तो उनको आपका सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट उस कंडीशंस को या तो सेट असाइड कर सकता है और नई कंडीशन ला सकता है, या फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। ओके, नाउ हाई कोर्ट एंड सेशन को मे डायरेक्ट दैट पर्सन रिलीज टू बी अरेस्टेड एंड सेट टू कस्टडी। हाई कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट कभी भी चाहे तो बेल को रिजेक्ट करके, कैंसिल करके
जो एप्लीकेंट है, जो एक्यूज्ड है, उसके डायरेक्शंस दे सकते हैं, उसके अरेस्ट के, एंड सेंड हिम टू द कस्टडी। ओके, सेक्शन 440। सेक्शन 440 आपका बात करता है अमाउंट ऑफ बेल बॉन्ड, यानी कि जब बेल मिल जाती है तो कुछ बेल की फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं एक्यूज्ड को, या एप्लीकेंट, कुछ भी कह सकते हैं आप उसे। तो बेल बॉन्ड उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी है जो कि पूरी करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, आपका बेल बॉन्ड फर्निश करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, प्लस आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि प्रिस्क्राइब्ड होता है कोर्ट द्वारा या पुलिस ऑफिसर द्वारा, वो भी जमा करना पड़ता है। ओके, तो इसमें नीचे पढ़ते हैं डेट अमाउंट ऑफ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड शेल बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। जो भी केस के सर्कमस्टेंसेज होंगे, परिस्थितियां होंगी, उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट फिक्स किया जाएगा बेल बॉन्ड का। इट शेल नॉट बी एक्सेसिव, ऐसा नहीं है कि अमाउंट बहुत ही हाई फाई एक्सेसिव होगा, रीजनेबल एंड रियलिस्टिक होना चाहिए। द हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट मे डायरेक्ट द बेल बॉन्ड रिक्वायर्ड बाय पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट टू बी रिड्यूस्ड। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट चाहें तो जो बेल बॉन्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट या पुलिस के द्वारा बनाया गया है उसका अमाउंट को रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 441। 441 टॉक्स अबाउट बेल बॉन्ड एंड श्योरिटीज। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बिफोर एनी पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर सच सम ऑफ मनी। जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियसली 440 सेक्शन में बताया था कि एक प्रिस्क्राइब्ड मनी सबमिट किया जाता है। सच सम ऑफ मनी बी एग्जीक्यूटेड बाय एक्यूज्ड एज थिंग्स सफिशिएंट बाय पुलिस ऑफिसर और कोर्ट, वन और मोर श्योरिटीज to ensure that person accused shall attend at time place mentioned in bond unless directed by police or court. Bond also to contain conditions mentioned upon which person is released। ये सारी चीजें आपके बेल बॉन्ड में मेंशन होंगी, जिन जिन कंडीशंस पे आप रिलीज किए गए हो। अगर आपको फिजिकली अपीयर होना है, जब कब अपीयर होना है वो भी मेंशन होता है, कौन से टाइम प्लेस पे आपको अपीयर होते रहना है वो भी मेंशन होता है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है आपके बेल बॉन्ड में। ओके, और यहाँ पे वन और मोर श्योरिटीज टू इंश्योर दैट पर्सन एक्यूज्ड shall attend at time place mentioned in the bond unless directed by police or court। श्योरिटीज का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है जो आपके गारंटर होते हैं, एक तरीके से जो ये गारंटी लेते हैं कि हाँ आप कंप्लाइंस करोगे बेल बॉन्ड से, बेल ऑर्डर से, और एक तरीके से आप दोबारा कुछ ऐसा नहीं करोगे अनलॉफुल इलीगल। ओके, तो वो श्योरिटीज होती हैं, वो आपके गारंटर्स होते हैं। ओके, the bond shall also bind the person released to appear when called at high court, court of session or other court to answer charges। यानी कि वो जो बेल बॉन्ड होता है उसमें अगर मेंशन होगा कि आपको इन पर्सन अपीयर होना है कभी भी हाई कोर्ट के सामने, सेशंस कोर्ट के सामने, या किसी भी कोर्ट के सामने कुछ भी आंसर देने के लिए, अपने चार्जेस जो आपके लेवल है उस पर आंसर देने के लिए, या कुछ भी एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, कंपिटेंट कोर्ट, आपको अपीयर होना पड़ेगा। ओके, कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट्स टू इंश्योर वेदर द श्योरिटीज आर फिट एंड सफिशिएंट। कोर्ट जो है वो श्योरिटीज की तरफ से एफिडेविट्स भी कलेक्ट करेंगे। इसके पीछे पर्पज ये है कि इंश्योर करना कि वो जो श्योरिटीज जो हैं, वो जो गारंटर हैं जो अक्यूज्ड के फेवर में हैं, उनके स्टैंड पे हैं, वो फिट एंड सफिशिएंट हैं कि नहीं है। ओके, ये एक लीगल प्रोसेस है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 441A। 441A बात करता है डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज। श्योरिटीज वही मैंने आपको बताया जो गारंटर्स होते हैं, जो अक्यूज्ड के साथ खड़े होते हैं, वन और मोर जो भी हैं। डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज यानी कि वो अपना एफिडेविट देंगे, सारी चीजें उसमें लिख के, जो भी रेलिवेंट चीजें होंगी वो सब उसमें लिख के, पर्टिकुलर्स दे के, और वो अपॉन ओथ डिक्लेयर करेंगे कि जो भी डिक्लेरेशन उनका होगा कि भाई एक्यूज्ड के कंटेक्स्ट में, एक्यूज के रिलेशन में, कि वो कंप्लायंस करेंगे बेल ऑर्डर को, बेल बॉन्ड को, सब चीजें, तो वो सारी चीजें वहाँ डिक्लेरेशन रहेंगी। ओके, डिक्लेरेशन बाय श्योरिटी। एवरी पर्सन स्टैंडिंग श्योरिटी टू एन एक्यूज पर्सन फॉर रिलीज ऑन बेल एंड shall make a declaration before the court for number of persons he has stood as surety including the accused। okay, now mentioning relevant particulars। ये सारी चीजें आपके श्योरिटीज जो है वो डिक्लेरेशन में
आपका मेंशन करेंगे जब एफिडेविट आपका इशू करेंगे तब। ओके, द फाइनल प्रोविजन सेक्शन 442। अगर हम सेक्शन 442 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी यानी कि कस्टडी से रिलीज कर देना। जब बेल मिल जाती है एक पर्टिकुलर कोर्ट से और बेल बॉन्ड फर्निश हो जाता है, श्योरिटी जमा हो जाती हैं, सारी बेल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं, ऐसे केस में जो ऑनरेबल कोर्ट है जहां से बेल एडमिट हुई है वो सारी बेल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद एक रिलीज ऑर्डर निकालते हैं। रिलीज ऑर्डर निकालते हैं विच इज डायरेक्टेड, विच इज एड्रेस्ड टू द जेल सुपरिटेंडेंट ऑफ या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, डायरेक्टिंग टू रिलीज द एक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। that as soon as the bail bond has been executed, the relevant sureties have been submitted by the accused before the competent court. The concerned person shall be then released. When the person is in jail, the court admitting bail shall issue release order to the officer in charge of jail. Okay, such officer on receipt of order shall release the person. ओके, और अभी कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे जिसमें ये बोला गया था कि जेल अथॉरिटीज हैं वो फिजिकल ऑर्डर का इंतजार ना करें बिकॉज ऑर्डर अपलोड हो जाते हैं ई वेबसाइट्स पे। सो प्लीज इंश्योर कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ बेल को एडमिट करें और पर्सन्स को इमीडिएटली रिलीज करें, क्योंकि फेलिंग टू विच उनका आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैम्पर होता है एंड दैट अमाउंट्स टू इलीगल डिटेंशन ऑल्सो। ओके, तो उनकी लिबर्टी कर्टेल ना हो, लिबर्टी एट स्टेक ना हो, लिबर्टी अपहेल्ड रहनी चाहिए। इसलिए आपको बेल ऑर्डर्स को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से आप उसको नोटिस में लेके, कॉग्निजेंस में लेके आप इमीडिएटली रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू करें। ओके।